सो इसी एक्सरसाइज 4.2 में क्यूबिक फॉर्मूले की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस है वो देखते हैं. Like if we have x plus y is equals to 7 and एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12. ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू. तो गिवन डेटा को देखो और रिक्वायर्ड वैल्यू को देखो और इन दोनों को देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो यहाँ हम उसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखेंगे. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. सो वैल्यूज़ अब बताओ. यहाँ देखो एक्स प्लस वाई की जगह हम 7 पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY की वैल्यू हमें गिवन है 12 तो XY की जगह हम पुट कर देते हैं 12 और ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 7. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. तो सबसे पहले 7 का क्यूब निकालो. 343. ओके 343. और यहाँ जो हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है 3 इंटू 12 इंटू 7. तो इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करो ताकि हम उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे माइनस के साथ लिख दें. 252. 252 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 343 में से 252 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो रिमेनिंग आंसर बताओ क्या आ रहा है. 91. ओके सो इट इज़ इक्वल टू 91. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की. बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से माइनस क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो एक्स माइनस वाई गिवन है उसके अंदर 4. एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल है 21 के. और हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को. सो सेम फार्मूला अप्लाई होगा बट डिफरेंस के साथ. सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड एक्स माइनस वाई. सो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं. एक्स माइनस वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 तो ये हो गया 4 क्यूब. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो इसको हम जो है वो एज इट इज़ लिख देते हैं. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 XY की वैल्यू हमें गिवन है 21 तो इसकी जगह आ जाएगा 21 और x माइनस वाई गिवन है 4 तो उसकी जगह एज इट इज़ 4. सो 4 का क्यूब लेके और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर हम ऐड कर देंगे बिकॉज यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा. सो 4 क्यूब इज 64 और 3 इंटू 21 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बताओ क्या आएगा. -252. -252. तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए हम इसको तो हमारे पास ये प्लस हो गया. सो फाइनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी 64 प्लस 252. तो रिजल्ट बताओ. 316. 316. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की. क्लियर है ये. हाँ. अच्छा
इसी तरह से हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है, लाइक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 3x + 4y इज इक्वल टू 11, और क्वेश्चन में हमें गिवन है xy इज इक्वल टू 12, और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी वो है 27x³ प्लस 64y³। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इसको भी उसी तरह क्यूब वाले फॉर्मूले से करना है, बट पहले जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे डायरेक्टली, वहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट नहीं होते थे। यहाँ हमारे पास जो है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स भी मौजूद हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, ये जो गिवन वैल्यू है 3x + 4y इक्वल्स टू 11, इस पे हम क्यूब अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे, सो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3x + 4y होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये जो 3x + 4y है, इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ राइट हैंड साइड पे हम 11 का क्यूब ले लेंगे। सो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमने पढ़ा, जैसे पीछे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया क्यूब का फॉर्मूला, a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। सो इस फॉर्मूले के अंदर हम a की जगह रिप्लेस कर देंगे 3x, और b की जगह रिप्लेस कर देंगे 4y। सो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 11 का क्यूब। सो a की जगह मैं पुट कर देता हूँ 3x, b की जगह 4y, यहाँ पर भी a की जगह 3x, यहाँ पर 4y, और ये हो जाएगा a + b की जगह 3x + 4y। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। फिर इसके बाद जो है वो हम क्या करें, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इक्वेशन की दूसरी साइड पर हम इसका क्यूब ले लेते हैं। सो 11 का क्यूब कैलकुलेट करो। 1331। ओके, सो 11 क्यूब इज इक्वल्स टू 1331। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, और राइट हैंड साइड पे हमने 11 का क्यूब ले लिया। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम सेपरेट कर दें, और जो वैल्यूज गिवन है उसको सब्सटीट्यूट कर दें। सो 3x होल क्यूब विल बिकम 27x³, 4y होल क्यूब हो जाएगा 64y³, और इसको अगर हम देखें 3 को 3 से 3 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन तीनों कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट आएगा, 3 3s आर 9 एंड 9 4s आर 36, एंड x मल्टीप्लाई बाय y इज xy, और दूसरा जो ब्रैकेट है 3x + y, उसको हम अभी फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। सो 1331। नेक्स्ट स्टेप में हम दो वैल्यूज जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 12, और 3x + 4y की जगह हमारे पास आ जाएगा 11। 1331, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। सो इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 12 इंटू 11। सो इनका प्रोडक्ट बताओ। 4752। 4752। तो मैंने जो है वो इनका प्रोडक्ट लिया, और प्रोडक्ट लेने के बाद इसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो फाइनली इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 27x³ एंड 64y³ का आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ।
-3421. 3421। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 27x³ प्लस 64y³ की। इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन भी मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6, और हमें रिक्वायर्ड है 125x³ माइनस 216y³। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि पहले क्वेश्चन में हमें सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना था, और यहाँ हमें डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो जो गिवन वैल्यू है हमारी, उस गिवन वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, और इस इक्वेशन के ऊपर मैं क्यूब अप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, अप्लाइंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सो क्यूब अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 क्यूब। जिस तरह यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था और राइट हैंड साइड पे 11 का क्यूब लिया, इसी तरह यहाँ हम राइट हैंड साइड के ऊपर 13 का क्यूब ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। वही सेम फॉर्मूला है डिफरेंस का, तो यहाँ सारी साइंस रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ जहाँ प्लस आ रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास सारी साइन जो है वो माइनस की हो जाएगी अगर मैं डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सो ये हमारे पास हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b। सो a की जगह मैं पुट कर देता हूँ 5x, b की जगह 6y, यहाँ पर भी a की जगह 5x, b की जगह 6y, और यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 6y, और दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं 13 का क्यूब। सो 13 का क्यूब कैलकुलेट करो। 2197. ओके, सो 13 का क्यूब आ गया 2197। सो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं, 5x³ हमारे पास इक्वल हो जाएगा 125x³ के, माइनस 6y का क्यूब इक्वल हो जाएगा 216y³ के, और यहाँ इन तीनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 90 के, एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास 5x माइनस 6y है उसको भी फ़िलहाल में एज इट इज़ रहने देता हूँ, और इक्वेशन की दूसरी साइड सेम है। इस स्टेप में हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू और 5x माइनस 6y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 125x³ माइनस 216y³ माइनस 90, और एक्स वाई की जगह हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 6, और 5x माइनस 6y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 13। तो मैंने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इन तीनों का प्रोडक्ट लेकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ऐड कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो 125x³ माइनस 216y³ जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, सो 2197। तो यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ इन तीनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। सो 96 और 13, इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7020। इस दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 125x³ माइनस 216y³ इज इक्वल्स टू 2197 प्लस 7020। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2197 प्लस 7020। तो हमारे पास फाइनली इस 125x³ माइनस 216y³ की वैल्यू आ जाएगी 9217। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन के अंदर अननोन था। क्लियर है ये?
हाँ क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट हम जो है वो एक डिफरेंट फार्मूला देखते हैं। जिस तरह हमने स्क्वायर के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसी तरह से अगर हमें इसी तरह की टर्म्स के ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना हो, तो वो इक्वल हो जाता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये इन्हीं फार्मूलाज को अगर हम डिफरेंस में देखें, तो x प्लस वन अपॉन एक्स अगर माइनस हो रहे हों और होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ टू की साइन चेंज हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहते हैं। अगर हम क्यूब में सब माइनस वाला डिफरेंस का फॉर्मूला देखें, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब में यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म्स की जो साइन है वो रिवर्स हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर भी माइनस आएगा। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं? हाँ क्लियर है। ओके, सो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। लेट सपोज हमें क्वेश्चन नंबर 10 में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें x प्लस वन अपॉन एक्स हमें गिवन है इक्वल्स टू 3, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यही वाला क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो क्यूब के फॉर्मूले में हमारे पास है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स। तो एक ही वैल्यू हमें गिवन है थ्री, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा थ्री क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। एंड प्लस थ्री, और x माइनस वन अपॉन एक्स की जगह हम अगेन x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह अगेन हम पुट कर देते हैं थ्री। सो यहाँ हम थ्री का क्यूब ले लेंगे, ये हो जाएगा 27, और यहाँ हम थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 9। तो इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब इसके इक्वल हो जाएगा। सो फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 माइनस नाइन इक्वल्स टू 18। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें गिवन है x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब को। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बट डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब equals to x cube minus 1 over x cube minus 3 and x minus 1 over x। वैल्यू यहाँ पे 7 गिवन थी, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 7 क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस थ्री, वेर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो गिवन हमारे पास 7। तो 7 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। 7 का क्यूब बताओ। 343। 343, और यहाँ जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 21, जिसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर ऐड कर देंगे। तो 7 इंटू थ्री इक्वल होता है 21 के, जो कि दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू बचेगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सो 343 के अंदर 21 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 364। that is the correct value of x cube minus 1 over x cube। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके,
इसी तरह से जैसे अभी जो दो फॉर्मूलाज हमने डिफरेंस ऑफ क्यूब के अप्लाई किए, उसमें भी देखें तो x और 1/x के जो कोफिशिएंट्स थे वो 1 थे। और अब हम इसी तरह इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, बट यहाँ हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो अब 1 नहीं है। लाइक क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें गिवन है वैल्यू 3x प्लस 1/3x दैट इज इक्वल्स टू 5, और हमें फाइंड आउट करने को कहा है 27x³ प्लस 1/27x³, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ओ सॉरी, ये जो गिवन साइड है 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं और इस इक्वेशन के अंदर हम क्यूब अप्लाई कर देते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब। सो 5 क्यूब इक्वल होता है 125 के, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, a³ प्लस 1/3x इसका भी क्यूब प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1/3x। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं थे, बट मेथड जो है हमारा सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम है। तो 5 का क्यूब अप्लाई कर दिया तो ये हो गया 125। देन 3x का होल क्यूब अगर हम लें तो ये हो जाएगा 27x³, 1/3x का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 1/27x³ प्लस 3, और x 3x प्लस 1/3x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी इक्वल्स टू 5। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 125 के। सो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फाइनली 27x³ प्लस 1/27x³ ये इक्वल हो जाएगा 125 माइनस 5 इंटू 3 15। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 1/27x³ इक्वल्स टू 110। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है सर्ज। और सर्च को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्च जो है वो किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो सर्च की एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि हम सर्च को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। सो सर्ड हम जो है वो किसी ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक रेडिकल साइन के अंदर अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सर्ड कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल रेडिकल साइन के अंदर अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर आए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सर्ड नहीं कहते। अगर यहाँ इर्रेशनल नंबर आ जाए तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ सर्ड। सो रेडिकल साइन जो है हमारा किसी भी इंडेक्स का हो सकता है, लाइक हमारे पास स्क्वायर रूट हो, या हमारे पास क्यूब रूट हो, या हमारे पास फोर्थ रूट हो, या फिफ्थ रूट हो, किसी भी ऑर्डर का रूट हो, बट रेडिकल के अंदर यहाँ हमेशा इरेशनल नंबर सॉरी रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर रेडिकल साइन के अंदर रैशनल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन हमारा सर्ड कहलाता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिख दिया 22/7। तो अगर हम रेडिकल साइन के अंदर देखें तो इसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है 22/7। इट्स मीन ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सर्ड कहलाएगा। सिमिलरली 5.85, तो ये भी है मेरे पास जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो सर्ड। इसी तरह से अगर मेरे पास यूं लिखा हुआ है 6.3333 एंड सो ऑन, तो ये भी एक रैशनल नंबर है मेरा। तो ये जो थर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है ये भी एक
रेडिकल साइन के अंदर एक रैशनल नंबर आ रहा है, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो अ सर्ड. सिमिलरली इसको इस तरह से हम लिख दें कि लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 50 - 2. सो अब अगर हम इस रेडिकल साइन के अंदर देखें तो ये जो नंबर है दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. स्क्वायर रूट 50 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ इस रेडिकल साइन के अंदर इरेशनल नंबर आ गया. इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ सड. सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है पाई - 3, तो ये एक्सप्रेशन भी सर्ड नहीं कहलाएगा, बिकॉज पाई इज कंसिडर्ड एज एन इरेशनल नंबर. सो पाई - 3 जब रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है तो फिर ये एक्सप्रेशन भी सर्ड नहीं कहलाएगा. दिस इज नॉट अ सर्ड. तो सर्ड की डेफिनेशन क्लियर है. हाँ क्लियर है. अच्छा, मुझे कोई और एक्सप्रेशन बताओ जो कि सर्ड ना हो. Square of 75 minus 3. स्क्वायर रूट ऑफ 75 - 3 ये कह रही हो. Root of 75. ओके, रूट ऑफ 75 - 3 बिल्कुल सही है. तो रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, और इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारा सर्ड नहीं कहलाएगा. सो एक और चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ आ सर्ड, कि सर्ड का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई होती थी, नंबर जो लिखा हुआ होता है, इसको हम एक्चुअली इंडेक्स कहते थे. इंडेक्स ऑफ द रेडिकल. सो यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होता है जिसको हम इंडेक्स कहते थे, वही असल में जो है वो हमारा ऑर्डर होता है सर्ड का, ऑर्डर ऑफ आ सर्ड. तो जैसे जब यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियस है कि यहाँ जो इंडेक्स है वो 2 होता है, बिकॉज 2 जब इंडेक्स में हो तो हम लिखते नहीं है. सो यहाँ जो मेरे पास सर्ड है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2. इसी तरह से ये जो रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन का इंडेक्स 3 है, तो इस सर्ड का जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3. सिमिलरली यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 4, और यहाँ इसका ऑर्डर हो जाएगा 5. ऑर्डर क्लियर है. हाँ क्लियर है. ओके, अब हम देखते हैं कि सर्च को एडिशन करना हो अगर हमें, या सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो किस तरह से करते हैं. तो रूल पता है कि क्या, किस तरह से दो सर्च को ऐड या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. रूल पता है तो जल्दी से बता दो. Similar kind of सर्ट्स जो होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. बिल्कुल सही है. सिमिलर टाइप के जो सर्च हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, बट आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि ये दो सर्च हैं जो कि सिमिलर हैं और ये सर्च सिमिलर नहीं है. ऑर्डर ऑफ सर्ट को देखकर. बिल्कुल सही है. ऑर्डर ऑफ सर्च को देखेंगे, और साथ साथ हम रेडी कैंड को भी देखेंगे. ये जो साइन है ये कहलाती है रेडिकल. यहाँ जो लिखा होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं, और जो यहाँ अंदर लिखा होता है इसके, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है कि दो या दो से ज़्यादा सर्ट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दी ओनली रूल इज़ कि हमारा जो उन सर्ट्स का इंडेक्स या ऑर्डर है और साथ साथ जो रेडिकेंड है, ये दोनों सेम होने चाहिए. अगर ये दोनों सेम है तो उन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर सेम नहीं है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल 5 √3 - 20 क्यूब रूट ऑफ 3. तो ये दोनों को, इन दो सर्ट्स को हम
सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पर रेडिकेंड तो सेम है 3 और 3, बट जो इंडेक्स और ऑर्डर है हमारे रेडिकेंड का वो सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म के अंदर जो इंडेक्स या ऑर्डर है सर्ड का वो 2 है, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो 3 है। तो उसका मतलब है कि ये फर्दर एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनकी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली -50 √20 प्लस 2 √10। तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों सर्च के अंदर जो इंडेक्स है या जो ऑर्डर है सर्च का वो सेम है। यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है सर्च का, बट दोनों के जो रेडिकेंड है वो सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब इन दोनों को भी हम आपस में ऐड नहीं कर सकते और आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हैं जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल 2√2 प्लस 16√2। इन दोनों को देखें तो इन दोनों सर्च के अंदर जो ऑर्डर है सर्च का वो भी सेम है, और साथ साथ जो रेडिकेंड आ रहे हैं दोनों में वो भी सेम है। तो इन सर्च को हम ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का मेथड क्या होगा कि जो कोफिशिएंट होंगे हमारे सर्ट के, हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा जो ऑर्डर था शर्ट का वो भी सेम आएगा, और हमारा जो रेडिकेंट था शर्ट का वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ आएगा। तो ये +2 है, यहाँ +16 है, तो इन सिर्फ कोफिशिएंट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 18√2। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सॉल्व करना है इस थर्ड एक्सप्रेशन को 4√3 माइनस 3√27 प्लस 2√75। तो ये हमारे पास एक थर्ड एक्सप्रेशन मौजूद है, इसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या इन तीनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मिडिल वाला सर्ड है उसका रेडिकेंड माइनस में है। रेडिकेंड माइनस में नहीं है। रेडिकेंड ये जो रूट के अंदर वैल्यूज होती है ना, उसको कहते हैं रेडिकेंड। सो इस रूट के अंदर जो सर्च, सबसे पहले इंडेक्स या ऑर्डर देख लो। फर्स्ट वाली टर्म का ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर 2 है। सेकंड सर्ट का ऑर्डर क्या है? 2 और थर्ड सर्ट का ऑर्डर? 2 तो तीनों सर्ट्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों सर्ट्स के अंदर क्या रेडिकेंड सेम है या नहीं है। फर्स्ट सर्ट के अंदर रेडिकेंड क्या आ रहा है? 3 3। दूसरे शर्ट का रेडिकेंड क्या है? 27 27। और तीसरे शर्ट के अंदर जो रेडिकेंड है वो आ रहा है 75। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड आ रहा हो वो भी सेम होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फ़िलहाल तो ये तीनों सेम नहीं है, तो हम सिर्फ चेक कर लेंगे कि क्या इन तीनों को हम सेम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो सेम बनाने के लिए हम फैक्टर बना देंगे उस नंबर के। सो फैक्टर बना के देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई रिपीटेड फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 27 का जब हम प्राइम फैक्टर देखें तो ये होता है 3 × 9, 3 × 3 और 3 × 1। तो इसका मतलब है 27 इक्वल होता है 3 × 3 × 3 के। इसी तरह 75 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 से डिवाइड करते हैं 75 को। 75 डिवाइडेड बाय 3। सो ये होता है इंटू 5 टाइम्स 25, और देन हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 1।
तो 75 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5। सो फर्स्ट वाला जो सर्ड है जिसमें सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 आ रहा था, तो इसके फर्दर फैक्टर तो फॉर्म नहीं हो सकते, तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया। 27 के फैक्टर में प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, प्लस 75 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, हम पेयरिंग करके जो है वो एक उन दोनों का पेयर जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। सो इस वाले सर्ट के अंदर पेयर जो फॉर्म हो रहा है वो 3 का हो रहा है। सो बाहर एक 3 ऑलरेडी मौजूद था, तो मल्टीप्लिकेशन में इस पेयर की जगह एक 3 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक 3 बच गया उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। +2, देन इस 5 का भी पेयर फॉर्म हो रहा है, तो उस पेयर को जो है वो एक बाहर ले आएंगे और √3 अंदर रह जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ। ठीक है। सो अब देखो, इन तीनों के जो इंडेक्स थे वो तो ऑलरेडी सेम थे, साथ साथ अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो इनके रेडिकेंड भी सेम हो गए। सो अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन थी वो इसके ऊपर फुलफिल हो रही है। तो अब मैं इन दोनों तीनों टर्म्स को आराम से इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये 4√3 एज इट इज, 3 इंटू 3 9√3 एंड 2 इंटू 5 इज 10√3। अब जब तीनों के इंडेक्स और रेडिकेंड सेम हो गए हैं तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पहला कोफिशिएंट +4, दूसरा कोफिशिएंट -9, और तीसरा कोफिशिएंट हो जाएगा 10। तो जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 + 10 इज़ 14, एंड 14 - 9 विल बी इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 5। तो इन तीनों को जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो उसका रिजल्ट मेरे पास आ गया 5√3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर है। ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 250 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 432। अब इन तीनों एक्सर्ट्स के अंदर जो हमारे इंडेक्स हैं वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि तीनों सेम है। हम क्या करें, अब इन तीनों के रेडिकेंड्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 128 का और 250 का और 432, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इनको प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर देंगे। सो 128 का एलसीएम लो। 7 times 2। ओके। सो 4 8 2 2 1 एंड 2 1 इज 2। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए से 128 के। इसी तरह से 250 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 125, 5 × 25, 5 × 5 एंड 5 × 1। देन 432 का एलसीएम लेते हैं। 432 के फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 216। सिमिलरली अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा 108। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 54। अगेन 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और 6 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 × 3 और 3 × 1।
तो ये मेरे पास सारे प्राइम फैक्टर आ गए इन तीनों रेडिकेंड्स के। अब इसको हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट लगे हुए, इंडेक्स या जो ऑर्डर है इस रेडिकेंड का वो 3 आ रहा है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने पेयर बना के उस रेडिकेंड से बाहर ले लिया था, अब हम पेयर नहीं बनाएंगे बल्कि ट्रिपलेट फॉर्म कर लेंगे। सो इस क्यूब रूट 128 के अंदर हम देखें तो इन तीनों का एक पेयर बनेगा, इन तीनों से एक पेयर बनेगा, और एक टू जो है वो स्क्वायर इस क्यूब रूट के अंदर एज इट इज अनपेयर्ड रह जाएगा। 2 × 2 × 2 तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। ×2 × 2 × 2 इन तीनों का एक ग्रुप फॉर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये एक टू एज इट इज। देन माइनस क्यूब रूट 250 के हमारे पास फैक्टर्स थे कि 2 × 5 × 5 × 5, तो इन तीनों का जो है वो एक पेयर जो है वो फॉर्म हो गया। प्लस क्यूब रूट ऑफ 432, तो इसके अंदर हमारे पास इसका पूरा एक फॉर्म हो जाएगा ग्रुप, और एक इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा ग्रुप। 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है ये? हाँ। ओके। सो जो मैंने ग्रुप फॉर्म किए थे 3 2 और इन 3 2 के, तो मैंने दोनों को दोनों ग्रुप की जगह इस पूरे ग्रुप ऑफ 2 की जगह एक 2 बाहर कर दिया, इस पूरे ग्रुप ऑफ 2 की जगह एक 2 बाहर कर दिया, सिर्फ एक अनपेयर्ड रह गया था उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये पूरा 5 जो है वो तीनों मिलके जो है वो सिर्फ एक 5 बाहर आ जाएगा इस क्यूब रूट के। सो रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग बच जाएगा 2। प्लस यहाँ पे एक पेयर 2 का फॉर्म हो रहा है, एक पेयर पूरा 3 का फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 बाहर आ गए, और क्यूब रूट के अंदर मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग बच जाएगा 2। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5 क्यूब रूट ऑफ 2, और 3 2 आर 6 क्यूब रूट ऑफ 2। तो अब हमारे तीनों शर्ट्स के अंदर जो रेडिकेंड है वो भी सेम है, और जो इंडेक्स या ऑर्डर है वो भी सेम है। तो इसका मतलब है अब हम इन दोनों को, तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्यूब रूट ऑफ 2 रिजल्ट के अंदर हमारे पास आएगा, बिकॉज ये तीनों के अंदर सेम है। इसको सिंप्लीफाई करें तो +4 -5 और +6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +4 -5 +6, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6 + 4 10, एंड 10 - 5 इज 5। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस पूरे सर्ट की सिंप्लीफिकेशन का। क्लियर है ये आंसर? हाँ, क्लियर है। ओके। सो अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस देखते हैं इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ द सर्ट की। ओके, जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल देखा कि रेडिकेंड और साथ साथ इंडेक्स ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, जबकि जब हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो या हमें डिवीजन परफॉर्म करनी हो सर्ट्स की, सो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि उस हमारा जो सर्ट है उसके अंदर जो ऑर्डर है सर्ट का या फिर जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। रेडी कैंड सेम हो या सेम ना हो, उससे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इजीली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल √14 मल्टीप्लाइड बाय √35। तो इन दोनों सर्ट्स के अंदर जो रेडिकेंड है वो दोनों में डिफरेंट आ रहा है, बट अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ द सर्ट, तो यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों सर्ट। हमें क्या करना है, हम इन दोनों को सेम रेडिकेंड के अंदर प्लेस कर देंगे, 14 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या तो हम इसको फैक्टर के अंदर ब्रेक कर दें।
फैक्टर के अंदर ब्रेक करने से क्या होगा कि वो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे पेयर या ट्रिपलेट फॉर्म होके वो इस रेडिकेंड साइन से बाहर ला सकते हैं हम। तो 14 के फैक्टर बन जाएंगे 7 × 2 और 35 के फैक्टर हो जाएंगे 7 × 5। तो चार फैक्टर बन गए हमारे पास उसके अंदर, जिसके अंदर से ये कॉमन फैक्टर है 7 और 7 पेयर फॉर्म हो रहा है। तो क्योंकि इंडेक्स 2 है तो हम पेयर बना के बाहर निकाल देंगे, तो इन दोनों की जगह एक 7 आ गया और अंदर हमारे पास 2 और 5 रह गए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 √10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, इट इज इक्वल टू 7 √10। क्लियर है मल्टीप्लीकेशन? हाँ क्लियर है। ओके, इसी तरह से डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं कि डिवीजन जो है वो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सॉल्व करने के लिए तीनों के ऊपर देखें तो तीनों के ऊपर जो हमारा रेडिकेंड है वो सॉरी इंडेक्स है या ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम ये कर देते हैं कि इन तीनों का जो रेडिकल साइन है उसको सेम बना देते हैं। ये हो जाएगा 18 × 2 × 3। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। Similarly, 2 1 is 2 and 2 3s are 6। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ रहा है। तो मेरे पास इस पूरे का जो फाइनल रिजल्ट है वो इक्वल हो जाएगा √3। क्लियर है यहाँ तक? सिंप्लीफिकेशन एक दफ़ा रिपीट कर देना। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व की थी इसकी सिंप्लीफिकेशन, हाँ ये वाली। यहाँ देखो तीन सर्च हमें गिवन थे जिसमें एक न्यूमरेटर में था और दो डिनोमिनेटर में थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो तीनों सर्च आ रहे हैं, इन तीनों सर्च का जो इंडेक्स है या जो ऑर्डर है सर्च का वो सेम था। तो मैंने इन तीनों रेडिकेंड का जो रेडिकल साइन था उसको कॉमन एक ही लगा दिया। हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज तीनों के जो इंडेक्स हैं वो बिल्कुल सेम थे। तो न्यूमरेटर में 18 आ गया एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ गए एज इट इज़। फिर मैंने कैंसिलेशन कर दिए, 3 1 is 3 एंड 3 6 आर 18। तो ऊपर फिर 2 से डिवीजन की, डिनोमिनेटर में जो 2 था 2 1 is 2 एंड 2 3s आर 6। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बच गया सिर्फ 3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, देन एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके पार्ट 3 को देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास मौजूद है √3 इंटू 2√3 प्लस 3√3। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो पहले ब्रैकेट्स को देखते हैं, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर हमें इंसर्ट की एडिशन करके दिखानी है। तो एडिशन के लिए रूल के रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ रेडिकेंड 3 आ रहा है और इंडेक्स में 2 है, तो हम इनको ईजीली दोनों को ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट मुझे बताओ, 2√3 और 3√3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5√3। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5√3। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5√3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से। तो इसे किस तरह मल्टीप्लाई करें?
यहाँ पे 3 और 3 दोनों को हम रूट के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री चूँकि इसके इंडेक्स सेम है, तो हम इसको जो है वो एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, 3 × 3। और जैसे कि हमें पता है कि रेडिकल साइन के अंदर जो पेयर बनता है इंडेक्स टू या स्क्वायर रूट में, तो हम उस पेयर को बाहर निकाल देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5, और इन दोनों का पेयर की जगह एक 3 बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ बच जाएगा 1। तो 5 3 होते हैं 15, तो ये हो जाएगा 15 √1, और 1 का रूट 1 के ही बराबर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जस्ट 15। क्लियर है ये? हम रूट के अंदर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके 9 √5, 5 √9 भी लिख सकते हैं। 5 √9 लिख देंगे, वो भी सही है। फिर जब 9 का रूट देखेंगे तो 9 का रूट 3 होता है, तो उसकी जगह अगेन वही 3 आ जाएगा। ठीक है। ओके, सो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 4 √12 प्लस 5 √27 माइनस 3 √75 और प्लस स्क्वायर रूट 300। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में जैसे हमने एग्जांपल में किया कि इन नंबर्स को हम ब्रेक कर देंगे प्राइम फैक्टर में, तो 12 के फैक्टर बन जाएंगे 12 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3। सो 12 की जगह हम उसके फैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, 2 × 2 × 3 +5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 27 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 3 × 3 × 3। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा 3 3 एंड 3 -3। और फिर हम 75 के फैक्टर देखें, तो 75 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5 × 3। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 3, देन 300। 300 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 100 होता है 300, तो 100 की जगह आ जाएगा 10 × 10। सो फर्दर फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2 और 5 × 5। सो ये फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 300 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 300 की जगह हम उसके फैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, 3 2 2 5 एंड 5। सो फैक्टर जो मैंने ब्रेक किए हैं, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो पेयर फॉर्म हो रहा है 2 और 2 का, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं कोफिशिएंट के साथ, तो हो जाएगा 4 × 2, और रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग बचेगा 3। सिमिलरली सेकंड के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है, तो इसका पेयर फॉर्म करके हम रूट के बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 5 × 3, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 3। सिमिलरली तीसरा थर्ड जो सर्ड है, उसमें भी हम 5 और 5 का जो पेयर फॉर्म हो रहा है, उस पेयर को ले लेते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 3। तो लास्ट सर्ड में हमारे पास दो पेयर फॉर्म हो रहे हैं, एक 2 का पेयर और एक 5 का पेयर। तो 2 और 5 का पेयर दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग बच जाएगा 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 2s आर 8 √3 हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा 15 √3, 3 × 5 इक्वल हो जाएगा 15 √3, और 5 2s आर हो जाएगा 10 √3। यहाँ तक जो सिंप्लीफिकेशन की है, क्लियर है ये? ओके,
सो 15√3 और 15√3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज +15 है, ये -15 है, कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास बच गया 8√3 एंड +10√3। तो एडिशन करेंगे इन दोनों की, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10√3 एंड 8√3 इज इक्वल्स टू 18√3। तो ये हमारे पास उस एक्सप्रेशन की फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें चार सर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है। ओके, सो